अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य में आपने पदार्थ के बारे में जाना, रासायनिक क्रियाओं के बारे में जाना। परिवर्तन दो तरह का था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसी से संबंधित आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की दर। दर जब हम आपको बताए तो हम बताया कि सांद्रता दर में महत्वपूर्ण होती है। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं जब भी, तो लिखते समय रासायनिक समीकरण से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड या बाएं तरफ हम हमेशा क्रियाकारक को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हमेशा हम उत्पाद को लिखते हैं। जब हमने अभिक्रिया की दर निकाला, दर या वेग की परिभाषा ली, तो हमने बोला किसी इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। हम इसे सूत्र से दर्शा सकते हैं, क्रियाकारक, या हम कोष्टक में लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहाँ पे हम लेते हैं ए और बी हमारे दो क्रियाकारक हैं, सी और डी हमारे क्या हैं, उत्पाद है। आपको पता होगा सांद्रता का मतलब मैंने बताया कि सांद्रता का मतलब होता है मोलों की ग्राम प्रति लीटर में संख्या। सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और सांद्रता को हम इस कोष्टक से दर्शाते हैं। परिवर्तन को हमने कैसे दर्शाया था, इसका मतलब होता है परिवर्तन। अब हमें मालूम है कि जैसे जैसे क्रिया शुरू होगी, शुरू में क्रियाकारक ही रहेंगे, उत्पाद बिल्कुल नहीं रहेगा। जब क्रिया शुरू होने वाली होती है तो क्रियाकारक 100% रहेंगे, उत्पाद की संख्या 0 रहेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, क्रियाकारक की मात्रा कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए मैंने आपको 100 कपड़े सिलने के लिए दिए हैं। कच्चा कपड़ा, मान लीजिए लाल और पीला कपड़ा को मिला के आपको नीला रंग का, लाल और पीले कपड़े से मैं किसी झोले का निर्माण कराना चाहती हूँ, थैला बनवाना चाहती हूँ। तो शुरू में 100 आपके पास लाल और नीले रंग के हैं, थैले की संख्या 0 होगी। वैसे ही शुरू में क्रियाकारक अधिक होते हैं, उत्पाद की संख्या 0 होती है। जैसे ही समय शुरू होता है क्रियाकारक किस में बदलने चालू हो जाते हैं, उत्पाद में। तो क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी, 100 से 99 होगा, 99 से वो 80 भी होगा, 80 से 50 भी होगा, लेकिन उत्पाद 0 से लेकर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी जब अभिक्रिया चालू होती है तो क्रियाकारक शुरू में अधिकतम रहते हैं। जैसे ही क्रिया शुरू होती है तो क्रियाकारक किस में बदलने चालू हो जाते हैं, उत्पाद में। तो हम अगर सांद्रता की बात करें तो हम बोलेंगे कि क्रियाकारक की सांद्रता कम होगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। हम इसको अगर सूत्र के रूप में लिखें तो दर बराबर, हमारा जैसे समीकरण लें तो क्रियाकारक पहला क्या है, ए की सांद्रता, कोष्टक का मतलब सांद्रता में परिवर्तन, मैंने डेल्टा का मतलब क्या बताया है, परिवर्तन। फिर से देते हैं, दर बराबर ए क्रियाकारक है कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब चूंकि ए की सांद्रता, ए क्रियाकारक है, कम होगा, इसलिए हम इसको दर के सामने क्या लगाएंगे, ऋण का चिन्ह। ऋण यह दर्शाता है कि क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती है। उसी तरह से अगर हम
बी के हिसाब से क्रिया की दर को निकालें तो बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। स्पष्ट है बी भी क्रिया कारक है, इसकी भी सांद्रता कैसी होगी, कम होगी, इसलिए हम यहाँ पे भी किसका चिन्ह लगाएंगे, ऋण का चिन्ह हम लगाएंगे। ऋण का मतलब है बी की सांद्रता, चूंकि बी क्रिया कारक है, वो भी समय के साथ कम होगा। अब हम उत्पाद सी को लेते हैं। सी की सांद्रता में परिवर्तन, सी की सांद्रता में परिवर्तन के लिए हमने डेल्टा लगाया और बटे समय अंतराल। चूंकि उत्पाद समय के साथ बढ़ रहा है इसलिए इसके सामने धनात्मक चिन्ह रहेगा। और अगला हम वेग को ले सकते हैं, उत्पाद डी के परिवर्तन से डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मान लीजिए हम 4 व्यक्ति हैं, किसी को हमने बोला आप 10 सेकंड में ए की मात्रा से क्रिया का वेग निकालिए, दूसरे को कहा हमने आप बी की सांद्रता को देख के वेग निकालिए, तीसरे को कहा हमने सी से निकालिए और चौथे को डी से। समय हमने सबका एक साथ शुरू किया तो याद रखेंगे चारों के मान एक जैसे आएंगे। ऐसा नहीं मिलेगा समान समय में, चाहे आप ए के अनुसार क्रिया का वेग निकालिए, चाहे बी से निकालिए, चाहे सी से निकालिए, चाहे डी से, क्रिया का वेग चारों के अनुसार बराबर रहेगा। अगर 10 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है क्रिया की दर तो सभी के उत्तर उसी तरह हमको प्राप्त होंगे। आप सामान्य उदाहरण भी ले सकते हैं। आपको 2 अलग रंग के कपड़े मिले हैं तो सिल ने बोला तो मान लीजिए 10 नीला कपड़ा एक ने यूज़ किया, 10 पीला कपड़ा यूज़ किया और उत्पाद भी 10 ही बनेगा। तो क्रिया के हिसाब चाहे आप एक रंग के कपड़े से लो चाहे दूसरे या उत्पाद के हिसाब से ले, आपका सारा उत्तर कैसा आएगा, क्रिया का करने की दर समान आएगी। यहाँ पे भी हमको समान उत्तर मिलेगा, क्रिया की दर सभी में कैसी आएगी, समान आएगी। याद रखेंगे क्रिया कारक की सांद्रता कम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे हमेशा क्रिया कारक के अनुसार अगर दर निकालेंगे तो ऋण का चिन्ह लगाना जरूरी है, और अगर उत्पाद लेंगे तो उसके लिए हम धन का चिन्ह सामने में लगाते हैं, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है, मान लीजिए मैं किसी क्रिया को 1 घंटे में अध्ययन कर रही हूँ। 1 घंटे में अगर मैं क्रिया का अध्ययन कर रही हूँ तो उस समय क्या होगा, मेरी परिस्थितियाँ बदल सकती है, मेरा रुझान है वो चेंज हो सकता है और आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो सकता है। तो हम किसी भी अभिक्रिया के वेग का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें समय को बहुत अधिक नहीं लेते, 10 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से हम ना लेके बहुत कम समय अंतराल को लेते हैं। हमारे लिए क्रिया का ताक्षणिक वेग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुरू में क्रिया कारक ज़्यादा रहेंगे तो टक्करों की संख्या अधिक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे क्रिया कारक कम होंगे तो टक्करों की संख्या क्रिया कारकों के बीच की कम होगी। शुरू में वेग अधिक रहता है किसी भी क्रिया का, लेकिन धीरे धीरे क्रिया कारक की मात्रा कम होने से क्रिया का वेग हर समय बराबर नहीं रहेगा। जब आपका क्रिया कारक की सांद्रता कम होगी वैसे वैसे क्रिया का वेग भी कम होता है, क्योंकि क्रिया कारकों के बीच का प्रभावी टक्कर कम हो जाता है क्रिया कारक के मात्रा में कमी से। तो हम इस समय को बहुत अधिक नहीं लेते, इसके लिए हम कम समय का उपयोग करते हैं। तो इस समीकरण को लिख सकते हैं, समय ए की सांद्रता में परिवर्तन, ये डेल्टा कम
कम समय के लिए, ये भी डेल्टा है। ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या हम ले सकते हैं बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। दोनों में आपका माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि ये दोनों क्रियाकारक हैं। उसके बाद अगर हम C की सांद्रता में लेना चाहें तो C की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या D के अनुसार आप क्रिया का वेग लेना चाहें तो D की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यह वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है और इस समीकरण से यह नीचे वाला समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कारण फिर से समय अधिक होने से क्रिया कारक की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, क्रिया का दर हर समय स्थायी एक जैसा नहीं होगा। क्रिया कारक कम होने से क्रिया की दर भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आगे लेते हैं हम इस क्रिया को, रासायनिक क्रिया की दर को एक ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने एक तरफ समय को लिया और दूसरे तरफ क्रिया कारक की सांद्रता को लिया। फिर से x अक्ष पर हम समय को ले रहे हैं, y अक्ष पर हम किसको ले रहे हैं, क्रिया कारक की सांद्रता। शुरू में जब समय शून्य रहेगा तो क्रिया कारक 100% रहेंगे। क्रिया कारक कितने रहेंगे, पूरे 100% रहेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। तो क्रिया कारक की सांद्रता कम होती है क्या बढ़ने के साथ साथ, समय। अगर हम इस सांद्रता को डेल्टा x लेते हैं और इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे हैं तो x एक्सिस पर हमको यहाँ मिल रहा है डेल्टा t और डेल्टा x के दो मान, ये मान डेल्टा t का है और ये मान आपका डेल्टा x का है। तो डेल्टा x बटे दर को एक और समीकरण से हम दर्शा सकते हैं, नया समीकरण। दर बराबर सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यह x आपका क्रिया कारक है तो यह यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक रहेगा, लेकिन अगर ये x उत्पाद है तो यह चिन्ह कैसा रहेगा, धनात्मक रहता है। इस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम समीकरण को देखकर उस समीकरण के हिसाब से उस क्रिया की दर व्यंजक को व्युत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे किस प्रश्न पूछा गया कि क्रिया कारक हाइड्रोजन क्रिया में भाग लेता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट, या इसी को हम कहते हैं उत्पाद बनाता है। हाइड्रोजन के अनुसार क्रिया का दर व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, दर बराबर हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसमें क्रिया कारक स्पष्ट दिया है, हाइड्रोजन है तो ये कैसा रहेगा चिन्ह, यहाँ पे इसकी सांद्रता में कैसी होगी, कमी होगी। तो हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, इस सूत्र से हम इसको दिखाएंगे। अगर आपसे फिर से प्रश्न पूछा, मान लीजिए किसी क्रिया में आयोडीन है,
वह उत्पाद के रूप में हमको मिल रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? आयोडीन है वह हमको किस रूप में मिल रहा है? उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसके लिए दर व्यंजक लिखिए। तो दर व्यंजक कैसे लिखेंगे इसके लिए? चूंकि क्रियाकारक से हमको उत्पाद जो मिल रहा है वो क्या है? आयोडीन है। क्रियाकारकों से क्या मिल रहा है? आयोडीन उत्पाद मिल रहा है। तो अब इस आयोडीन के अनुसार अगर आपको बोला जाए व्यंजक लिखिए, तो दर बराबर आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन या वृद्धि, चूंकि वृद्धि होगी इसमें, बटे क्या लिखेंगे? समय अंतराल। तो याद रखेंगे जब क्रियाकारक के अनुसार हम दर व्यंजक लिखते हैं तो कमी होती है इसलिए ऋण का चिन्ह लगाते हैं, और उत्पाद के अनुसार अगर हम क्रिया का दर लिखते हैं तो उसमें हम धन का चिन्ह सामने रखते हैं। इसी ग्राफ को अगर हम उत्पाद के अनुसार बनाना चाहें, हमने एक तरफ लिखा समय और दूसरी तरफ लिखा उत्पाद की सांद्रता। हमको मालूम है जब क्रिया शुरू होती है समय शून्य रहता है तो उत्पाद भी कैसा रहता है? शून्य रहता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उत्पाद की मात्रा कैसी होगी? बढ़ेगी। तो दोनों ग्राफ में अंतर है। क्रियाकारक के अनुसार ग्राफ हमको झुकता हुआ मिला और उत्पाद के अनुसार हमको यह ग्राफ उठता हुआ मिलता है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। अगला है किसी अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक होता है अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता हमने शुरू में ही बताया, किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ने से बढ़ता है। अगर किसी क्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाता है तो क्रियाकारकों के बीच एक प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और जैसे ही प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है क्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो अगर हमको किसी अभिक्रिया का वेग अधिक चाहिए तो क्रियाकारक की सांद्रता कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लेते हैं, किसी अभिक्रिया का ताप एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी अभिक्रिया के लिए। जब हम किसी क्रियाकारक को ताप देते हैं तो क्रियाकारकों को जब भी उत्पाद में बदलना रहता है, मान लीजिए हम ग्राफ से दर्शाएं तो ये आपका क्रियाकारक है और ये आपका ये ऊर्जा है। इसमें क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलता है, क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है तो एक ऊर्जा लेवल होता है। इस ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। शुरू में जब क्रियाकारक सामान्य ताप पर रहते हैं तो बहुत कम क्रियाकारकों के पास इस सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रहती है। जैसे ही हम क्रिया के ताप को बढ़ाते हैं
तो मान लीजिए पहले 50 क्रियाकारकों के पास ही सक्रियण ऊर्जा थी, जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं तो हो सकता है 85 क्रियाकारकों के बीच या 80 से अधिक क्रियाकारकों के बीच ऊर्जा जो हो गई वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो गई। तो सक्रियण ऊर्जा का जो अवरोध जो होता है, एक शिखर होता है, उसके दूसरे तरफ आपका होता है उत्पाद। तो बहुत सारे क्रियाकारकों में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, और उसके कारण उनमें टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है और इसके कारण उत्पाद बढ़ने की दर भी बढ़ जाती है और क्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना भी हो जाता है। फिर से किसी भी अभिक्रिया के ताप को अगर बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का ताप अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो याद रखेंगे क्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना भी हो जाता है। अगला टॉपिक है आपका, इसी में पॉइंट दिया है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक क्रिया के दौरान बाहर से मिलाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते। मैंने प्रभावित करता है बोला, मतलब वो क्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं जो क्रिया के वेग को कम करते हैं, कुछ विष उत्प्रेरक भी होते हैं जो क्रिया के वेग को बिल्कुल रोक देते हैं। तो उत्प्रेरक 3 तरह का है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति क्रिया के वेग को प्रभावित करती है, परिवर्तित करती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे वनस्पति तेल से अगर हम वनस्पति घी बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने साधारण प्रक्रिया संभव नहीं है। इसमें हाइड्रोजन गैस भेजना पड़ता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक होता है निकिल। अगर निकिल उत्प्रेरक नहीं होगा तो यह क्रिया का वेग नहीं, क्रिया संपन्न नहीं होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इस तरह से उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है। अगला इसमें अभिक्रिया का दाब। चौथा पॉइंट लेते हैं, अभिक्रिया का दाब। देखिए क्रिया है, ठोस ठोस के बीच भी हो सकता है, द्रव ठोस और द्रव के बीच भी होता है और गैसों में भी होता है। जहाँ गैसीय क्रिया कारक की बात होती है वहीं पे दाब जो होता है किसी क्रिया को प्रभावित करता है। अन्य क्रियाओं में दाब महत्वपूर्ण नहीं होता। दाब बढ़ाने पर, जैसे आप लोग यहाँ पे 100 लोग बैठे हो या 50 लोग भी हो, तो जब इस कमरे में 50 हो और उसमें से और ज़्यादा लोग को भरूं तो तुम्हारा जगह कैसा हो जाएगा? पास पास हो जाएगा। उसी तरह से जब हम गैसीय क्रियाओं के वेग को दाब को बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने से क्रिया कारक के अणु पास पास आ जाते हैं। क्रिया कारक के अणु पास पास आएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी और क्रिया का वेग बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, दाब केवल गैसीय क्रिया में बढ़ाने से क्रिया का अभिक्रिया का जो वेग होता है वह बढ़ जाता है दाब बढ़ाने से। अगला लेते हैं हम पृष्ठ का क्षेत्रफल। 5वां पॉइंट है पृष्ठ का क्षेत्रफल।
मैंने एक चाक को लिया, इस चाक को अगर मैं नीले रंग की स्याही में डुबाई, पृष्ठ किसे कहते हैं? जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड का पृष्ठ है, ये चाक का पृष्ठ जो खुला है, जो किसके संपर्क में है? वायुमंडल के संपर्क में है। अगर मैं इस चाक को स्याही में डुबाई नीले रंग की और तुरंत निकाली तो इसका पूरा बाहरी भाग नीले रंग में बदल जाएगा। अब मैंने इस चाक के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप इन दोनों टुकड़ों को अंदर डालेंगे, दूसरा चाक लिया मान लो और फिर से अंदर डाला, तो जो पहले भीतरी सतह पृष्ठ, अब ये भी पृष्ठ हो गया, खुला पृष्ठ, ये भी नीला हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम इस चाक के हजारों टुकड़े कर दें तो जितने परमाणु भीतर हैं सारे खुल जाएंगे। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से खुले या मुक्त परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम क्रियाकारक को बड़े रूप में ना लेके पाउडर के फॉर्म में ले, पाउडर के रूप में ले या छोटे रूप में ले, तो क्रियाकारक के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से क्रिया का वेग क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इस तरह से हम लेते हैं कि किसी भी क्रिया की दर को 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला भी कारक की सांद्रता बढ़ने से क्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का ताप भी बढ़ाने से क्रिया के अनुपास, क्रियाकारक के अनुपास पास आ जाते हैं और क्रिया का वेग 10 डिग्री बढ़ाने से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। उत्प्रेरक भी क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। अभिक्रिया का दाब गैसीय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। दाब बढ़ाने से अनुपास पास आ जाते हैं और क्रिया का वेग बढ़ जाता है। उसी तरह से किसी क्रिया कारक के पृष्ठ के क्षेत्रफल को आप जितना बढ़ाएंगे क्रिया का वेग भी उसी तरह बढ़ जाता है। अगला लेते हैं अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक क्रिया के वेग के आधार पर क्रिया है वह 3 प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार, क्रिया 3 प्रकार की होगी। पहला होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मंद अभिक्रिया और तीसरा मध्यम वेग अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है पहली क्रिया तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जैसे ही 2 क्रिया कारकों को मिलाया जाता है क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती, बहुत कम सेकंड में यह क्रिया संपन्न हो जाती है। जिस क्रिया के संपन्न होने में 10 की घात ऋण 6 सेकंड से भी कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। आयनिक क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मैंने सिल्वर नाइट्रेट को लिया। कौन सा उदाहरण ले रहे हैं हम? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मैंने नमक का घोल को डाला। जैसे ही मैं नमक के घोल को डालूंगी तुरंत ही मुझे सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यह चूंकि आयनिक क्रिया है, सिल्वर Ag+ और NO3 के रूप में है, सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- के रूप में है। आयनों की अदला बदली हुई, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर
क्लोराइड के साथ चले गया है सिल्वर आयन, और सोडियम आयन किसके साथ तुरंत क्रिया किया है, नाइट्रेट के साथ। ये आयनिक क्रिया का उदाहरण है। आयनिक क्रियाएं बहुत तीव्रता से संपन्न होती है चूंकि आयनों का अदला बदली हो जाता है, और इस तरह से हमको सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप मिलता है। यह एक तीव्र अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम मंद अभिक्रिया। नाम से पता चलता है, मंद का मतलब है जिनका रासायनिक क्रिया की दर या वेग बहुत कम होता है, बहुत धीमा होता है। मंद अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत अधिक घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल या कई वर्ष भी लगते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे आपका दूध है वो दही में बदलता है। दूध से दही तुरंत नहीं बदलता। दूध से दही बनने में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे या एक दिन का भी, ठंड के दिनों में 1 दिन का समय लगता है। तो दूध से दही में बदलना, दूध का दही में बदलना कैसा उदाहरण है, मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से हम इसमें और एक उदाहरण ले सकते हैं। लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन से और वातावरण की नमी से क्रिया करता है और क्या बनाता है, जंग बनाता है। इस जंग का रासायनिक सूत्र हमने आपको बता दिया है, Fe2O3.X H2O। लोहे में जंग तुरंत नहीं लगता। आप बाजार से कोई वस्तु लाते हो, तुरंत जंग लग नहीं जाता उसमें। इसके लिए कई महीने या कई वर्ष लगते हैं। तो इस तरह से हम मंद क्रियाओं के वेग का भी अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अध्ययन करने में कई समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, जिसका अध्ययन हम संभव नहीं है अध्ययन करना। तीव्र अभिक्रियाएं भी इतनी जल्दी हो जाती है कि हम उसका समय ही पता नहीं चलता, क्रिया संपन्न हो जाती है। तो दोनों क्रियाओं के वेग को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। एक बहुत जल्दी होता है और दूसरा बहुत धीमा होता है। अब हम तीसरी क्रिया का उदाहरण लेते हैं, जिसको हम मध्यम वेग की अभिक्रिया कहती हैं। मध्यम वेग की अभिक्रियाएं हैं, इनका वेग 10⁻6 सेकंड से अधिक या कुछ घंटों का होता है। 1 या 2 घंटे के अंदर, बहुत कम समय, 1 घंटे के अंदर ये क्रियाएं संपन्न हो जाती है। 10⁻6 सेकंड से अधिक कुछ घंटों में ही ये 1 घंटे के अंदर ही यह संपन्न हो जाती है। कहने का मतलब जिनका वेग तीव्र और किसके बीच होता है, मंद अभिक्रियाओं के बीच होता है। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया एस्टर, मेथिल एसीटेट को लिया है, यह एक एस्टर है। इसको हम अपघटित करते हैं जल में, तो ये जल में अपघटित होकर 2 अणुओं में टूटता है। पहला देता है यह एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और दूसरा देता है यह एसिटिक अम्ल। ये मेथिल अल्कोहल है, और ये आपका एसिटिक अम्ल। फिर से लेते हैं, एस्टर धन पानी क्या बनाते हैं, अल्कोहल धन अम्ल। यह क्रिया उत्क्रमणीय रहती है। फिर से एस्टर का जो जल अपघटन की क्रिया होती है, यह एक मध्यम वेग की अभिक्रिया है। इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर 3 भाग में बांटा जा सकता है। तीव्र अभिक्रिया जो आयनिक होती है, मंद अभिक्रियाएं जो बहुत अधिक घंटों में, कई महीनों, कई सालों, कई सप्ताह में पूरी होती है, और मध्यम अभिक्रिया जिसका समय कुछ सेकंड से कुछ घंटों के बीच का होता है। सबसे महत्वपूर्ण मध्यम वेग की अभिक्रियाएं होती है, चूंकि इन्हीं तरह की अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन हम कर सकते हैं। अगला लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रिया की प्रगति के आधार पर दो भाग में बांटा। पहला होता है अनुत्क्रमणी बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने क्रियाओं को दो भाग में बांटा, अनुत्क्रमणी क्रिया और उत्क्रमणी क्रिया। अनुत्क्रमणी क्रियाएं किसे कहते हैं? इसको हम अंतर के रूप में लेना चाहें, इसको दो भाग में हम बांट लेते हैं। पहला अनुत्क्रमणी और दूसरा लेते हैं हम उत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रिया परिभाषा लेते हैं। पहला, जिसमें क्रिया कारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित नहीं होते, उन क्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्रिया कारक आपस में मिलकर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। उत्पाद पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित नहीं होते, इन क्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय मतलब उल्टा नहीं होता है। दूसरा, उत्क्रमणीय क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रियाएं जिसमें क्रिया कारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः कुछ समय बाद आपस में क्रिया करके कुछ क्रिया कारक भी बनाते हैं। यह क्रिया उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। फिर से परिभाषा, अनुत्क्रमणीय क्रियाओं में क्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद से पुनः क्रिया कारक नहीं बनता। अगर हम उत्क्रमणीय क्रिया बोलते हैं तो उत्क्रमणीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनमें क्रिया कारक से उत्पाद और उत्पाद पुनः आपस में मिलकर क्रिया कारक में परिवर्तित होते हैं। दूसरा अंतर ये ले सकते हैं हम, क्रिया कारक उत्पाद में पूर्ण रूप से बदलते हैं, तो ये क्रिया पूर्णता को प्राप्त करती है। फिर से, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त करती है क्योंकि पूरा क्रिया कारक कुछ समय बाद पूरे उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनुत्क्रमणीय के बाद उत्क्रमणीय क्रियाओं की बात करते हैं तो क्रिया कारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से क्या बन रहा है? क्रिया कारक। दोनों दिशाओं में क्रिया चलते ही रहेगी, कभी भी क्या नहीं होती? पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। अनुत्क्रमणीय क्रियाओं को एक तीर से दर्शाया जाता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड में क्रिया कारक और उत्पाद है वो राइट हैंड साइड में रहता है। लेकिन उत्क्रमणीय क्रियाओं को दो तीर के निशान से दर्शाया जाता है। ऊपर वाला तीर जो होता है वह
अग्र दिशा को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला जो तीर होता है वह पश्चिम दिशा को अग्र वाला क्रियाकारक से उत्पाद बनने को प्रदर्शित करेगा और नीचे वाला आपका, जिसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं, उत्पाद से पुनः क्या बनना, क्रियाकारक। फिर से ले लें, ए से बना बी, अग्र क्रिया हुआ, बी से पुनः एक बनेगा, वह कैसी क्रिया होगी, पश्च क्रिया। तो उत्क्रमणी क्रियाओं को दो तीर से दर्शाया जाता है, एक राइट हैंड साइड में जाता है दाएं तरफ, वो अग्र दिशा को दर्शाता है, और एक तीर जो लेफ्ट में आता है वह पश्च दिशा को दर्शाता है। अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं जो होती है, इसमें क्रियाकारक जो होता है वो जब पूर्ण रूप से उत्पाद में बदलता है तो इसमें आपका उदाहरण हम ले सकते हैं। चूंकि ये एक ही दिशा में हो रही है, इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे, पूरा क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा। मतलब एक अवस्था होती है क्रिया की, साम्य अवस्था, वह नहीं मिलती अनुत्क्रमणी क्रियाओं में। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, साम्य अवस्था किसे कहते हैं? साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें किसी क्रिया की वह अवस्था है जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं। चूंकि अनुत्क्रमणी क्रियाओं में तो अग्र पश्च का क्रियाएं होती ही नहीं है, इसलिए इसमें साम्य अवस्था देखने को नहीं मिलता। लेकिन उत्क्रमणीय क्रियाओं में हमको चूंकि क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक देखने को मिलता है, इसलिए इसमें साम्य अवस्था भी पाई। उत्क्रमणी क्रियाओं में ही साम्य अवस्था पाई जाती है। याद रखेंगे, साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। ये क्रियाएं ज्यादातर विषमांगी होती हैं, जबकि उत्क्रमणी क्रियाएं समांगी और विषमांगी दोनों हो सकती है। समांगी और विषमांगी दोनों हो सकती है। अब ये समांगी का मतलब है क्रियाकारक और उत्पाद की अवस्था एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं समांगी। क्रियाकारक की अवस्था अलग है और उत्पाद की अवस्था अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी। इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम चूना पत्थर ठोस होता है, गरम करते हैं इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनता है चूना और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, चूना पत्थर ठोस था, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना ठोस है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, गैस है। अवस्था अलग अलग है, विषमांगी दिख रहा है, तो इस उदाहरण को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ले सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन इक्वल टू 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। उसी तरह से उत्क्रमणी क्रिया का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह बदलता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। फिर से PCl5 को गर्म किया, PCl3 और Cl2 में बदला। पुनः इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, इसको ठंडा करते हैं, तो पश्च डायरेक्शन में क्रिया होती है PCl3
ट्राइक्लोराइड फास्फोरस का और क्लोरीन आपस में मिलकर पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। तो इस तरह से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक डायरेक्शन में होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो डायरेक्शन में होती है। याद रखेंगे साम्य अवस्था जहाँ अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है वो केवल हमको उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है। साम्य अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका दोनों में अंतर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे आप इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे। एक साथ उदाहरण जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।